ये BPCG 173 का ब्लॉक 3 है। इसमें 3 यूनिट्स हैं, 6, 7, 8। तो 6 यूनिट में है हमारा कोपिंग, तनाव का सामना करना, यानी कि कोपिंग। अच्छा, कोपिंग किसको कहते हैं? तो कोपिंग होता ये है, जैसे हम किसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, मेरा कुछ टारगेट है, वो मैं टाइम, जितना मेरा टाइम था उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पूरा नहीं कर पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो अब मुझे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूँगी, संभालूंगी कैसे, किस तरीके से कम करूँगी, उसको कहते हैं हम कोपिंग। ठीक है, इसका सामना कैसे करूँगी? तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हो सकता है अनुकूलित और दूसरा है कुअनुकूलित। तो अनुकूलित ये हो सकता है कि हम अनुकूलित ये हो सकता है कि हम लंबे समय के लिए देख सकते हैं कि हम अपने जो स्ट्रेस है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे हम इसको टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ प्लान बना सकते हैं कि इस टाइम पे इसको कंप्लीट करना है, इसके बाद ये। एक सेकंड। तो ये अनुकूलित जो कोपिंग है, कोपिंग का जो टेक्निक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो भी काम है हम इस स्ट्रेस को लंबे समय तक के लिए टाल सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, कुछ प्लान कर लेंगे कि हाँ, इस सब्जेक्ट को हम इस टाइम पे करेंगे, इस सिलेबस को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे ताकि मेरा समय से पहले चीज़ कंप्लीट हो जाए और मुझे स्ट्रेस ना हो या फिर कम हो। और दूसरी टेक्निक ये आती है कि जिसको हम टेम्परेरी टाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कुअनुकूलित। ये 2 नाम है, अनुकूलित और कुअनुकूलित, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कुअनुकूलित में होता ये है कि हम टेम्परेरी अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ लोग सिगरेट को पहले महत्व देते हैं कि हम सिगरेट पीने से भाई स्ट्रेस कम होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप सिगरेट पी लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, क्लब वगैरह में जाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक तो हो जाता है, पर ये रिस्की चीज़ है, ठीक है, हमारे हेल्थ पे असर करेगा, हमारे इन्वायरमेंट में असर करेगा, प्लस हमारे रिलेशन पे भी, ठीक है। और ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम नहीं ले सकते, बस 5-10 मिनट के लिए आपको रिलीफ दे देगा, आधे घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन कब तक भाई साहब, हम कब तक इससे बचेंगे? तो हमको जब पता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका सोल्यूशन लंबे समय तक के लिए करेंगे ना। तो इसको हम कहते हैं कुअनुकूलित। जैसे धूम्रपान वगैरह हो गया, ये कुअनुकूलित में आता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा आता है कि हम उसको अच्छे से प्लान करके मैनेज करें। फिर कोपिंग के लक्ष्य है। तो कोपिंग का मकसद क्या होता है, नकारात्मक पर्यावरणीय परिस्थितियों को कम करके रोग निरुक्त की, मतलब जो भी हमारी नेगेटिव सिचुएशन जो चल रही है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उसको कम कैसे कर पाएँ, कोपिंग का ये पहला टारगेट होता है। फिर नकारात्मक स्थिति को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए, मतलब जो नेगेटिव सिचुएशन हमारे साथ है उसको मैनेज करके उसको परफेक्ट, उसको एक सिचुएशन में डालना कि हाँ, मतलब इस टाइम पे कंप्लीट कर ले रहे हैं तो स्ट्रेस हमें नहीं होगा। फिर एक आत्म छवि बनाए रखने के लिए जो सकारात्मक एवं संवेगात्मक रूप से संतुलित हो, ठीक है, जो कि हमारे इमोशन, हमारे पॉजिटिविटी से मैच करता हो, मतलब हमें ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव आइडियाज़ नहीं आए, हमें हमारे इमोशंस पे ज़्यादा हावी ना हो। जैसे स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, बात पे, या फिर बिना वजह भी चिढ़ जाते हैं, चिल्ला देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना, सकारात्मक पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो कोपिंग तब प्रभावी कहा जा सकता है जब यह रोग को निवृत्त की ओर ले जा सके, और जब व्यक्ति किसी विषय में एक सकारात्मक आत्म छवि, संवेगात्मक संतुलन और प्रभावी पारस्परिक संबंध बनाए रखने के माध्यम से तनावपूर्ण स्थिति के अनुकूल करने में सक्षम हो। कोपिंग प्रभावी है या नहीं, इसका आकलन परिणामों के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोपिंग अनुकूलित है या नहीं सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक और जैविक रासायनिक परिवर्तनों और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जा सकता है। कोपिंग की शैलियाँ, कोपिंग की शैलियों को अग्र सक्रिय कोपिंग
कोपिंग और परिवर्जित कोपिंग, संवेग केंद्रित कोपिंग और समस्या केंद्रित कोपिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अग्र सक्रिय कोपिंग और परिवर्जित कोपिंग कोपिंग की विधि पर आधारित होती है और संवेग केंद्रित कोपिंग और समस्या केंद्रित कोपिंग कोपिंग के केंद्र पर आधारित होती है। इसमें कुछ और दिए हुए हैं। पूर्व सक्रिय कोपिंग और परिवर्जित कोपिंग। कोपिंग में व्यक्ति सीधे तनावपूर्ण स्थिति या घटना का सामना करते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम धूमपान वगैरह करके सामना कर रहे हैं। ठीक है, सक्रिय कोपिंग में विभिन्न चरण इस प्रकार है। पहला चरण आता है संसाधनों का संचय। तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति संसाधनों का संचय करता है, स्वयं करने का प्रयास करता है या सूचना इकट्ठा करने के संदर्भ में भी हो सकता है, ताकि तनावपूर्ण स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सके कि किस किस वजह से मुझे तनाव हो रहा है। इस चीज़ को हम लिस्ट बना करके फिर समझेंगे कि हाँ, ये हम यहाँ पे मेरी गलती हो रही है, यहाँ पे मेरी गलती है। फिर संभावित तनाव कारक की पहचान या अनुमान लगाना। एक संभावित तनाव व्यक्ति द्वारा अनुमानित या पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि यह अपेक्षित है कि एक वरिष्ठ अधिकारी, मतलब आप जहाँ जॉब करते हो, आपको ऊंचे पद पर दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस महसूस होगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बॉस ने इतना ऊंचा दर्जा दे करके मुझे मतलब ज़्यादा काम करवाने के लिए दिया है। हम नेगेटिव वे में देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि मुझे छोटी पोस्ट से ऊपर पोस्ट पे दे दिया गया है, हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है और हमारी कलीग से ऊपर का दर्जा दिया गया। हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें स्ट्रेस होगा। फिर प्रारंभिक मूल्यांकन। तनाव उत्पन्न करने की स्थिति का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे किस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को। तो यही है संवेग केंद्रित कोपिंग और समस्या केंद्रित कोपिंग। ये सब तुमने पढ़ा ही है अभी कि हमारे संवेगों पे क्या असर पड़ता है, हमारे इमोशंस पे क्या असर पड़ता है। जैसे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, रिलेशन भी ख़राब होने लगता है। यूनिट, अच्छा ये यूनिट 6 था। यूनिट 7, तो तनाव प्रबंधन तकनीक 1, तनाव मैनेज करने की प्रक्रिया। विश्रांति तकनीकी, इसको कहते हैं हम रिलैक्सेशन। ठीक है, कि हम किस तरीके से तनाव को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये ऐसी स्थिति में विश्रांति तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से तनाव से गुजरने वाले व्यक्ति के द्वारा। ऐसे मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैनेज तो मैं ही करूँगी ना, आप मैनेज करोगे तो वो अपने लिए करोगे। ठीक है, तो इसमें एक तकनीक है, इसमें दिया गया है 15 से 20 मिनट तक हम किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, या म्यूजिक सुनना। ये सब भी हमको स्ट्रेस मैनेज में काम करता है। तो इसका अभ्यास एक ऐसी, इसको किस जगह पे करना है, तो एक शांत जगह पर जहाँ शोरगुल कम होता है। हम किसी भी समय कर सकते हैं, दिन दोपहर रात किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हमारा वातावरण शांत होना चाहिए, हमारा मन शांत होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होगा कि हम ऐसे समय करें। वही बात बताया इसमें, इसे आत्मविश्वास, मतलब थोड़ा सा आपको विश्वास रखना होगा कि हाँ, हम हमारा जो इतना नेगेटिव थॉट जो हमारे दिमाग में चल रहा है, कंटिन्यू थॉट हमारे दिमाग में 16,000 थॉट एक दिन में आते रहते हैं, तो हम उसको शांत करके, हाँ कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, कुछ चल रहा है, आँख बंद करने के बाद भी तो चलने दो, इट्स ओके। एक समय के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम अपनी थॉट को रोकने का कोशिश करते हैं, हम उतना ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। तो ये करना है किसी भी नशीली, अब ये देखो कि मन शांत नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा सिगरेट पी के मन शांत कर लेते, फिर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, पहले हम चाय पी लेते, फिर योगा करेंगे, तो ये हम टेम्परेरी करेंगे तो फिर हमको इसकी आदत हो जाएगी। तो इसको स्किप करना है, कोई भी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करना है, आँख बंद करना है, पीठ सीधी करना है, पालथी लगा करके बैठ जाना है, दोनों हाथ को अपने घुटने पे रख सकते हो, या फिर जैसे शिव जी को देखते हैं ना कि ओमकार की स्थिति में हाथ को कर करके बैठते हैं वो पोजीशन में, तो उस पोजीशन में भी हम बैठ करके अपनी कंधे गर्दन को सीधा करके स्ट्रेट बैठ करके हम इसको कर सकते हैं। और इसमें करना ये है कि बस लंबी गहरी सांस लेना है, 8 सेकंड के लिए अंदर लीजिए, सेकंड के लिए, मिनट के लिए 8 सेकंड के लिए अंदर लीजिए, फिर 4 सेकंड के लिए वेट कीजिए, फिर सांस को छोड़ दीजिए और फिर 4 सेकंड वेट कीजिए और फिर यही प्रक्रिया दोहराइए। ठीक है, मतलब लंबी गहरी सांसें लेना। और दूसरा टेक्निक ये है
कि बाहों को कोहनी तक मड़े, मतलब थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेचिंग करना, ठीक है, मसल्स को थोड़ा तनाव देना, जैसे हम जिम वगैरह में जाते हैं ना, वार्म अप कैसे करते हैं उसी तरह से। या फिर आप ये भी कर सकते हो, किसी खुली वातावरण, नेचर के साथ जितना आप जुड़ोगे ना उतना अच्छा है। तो प्रकृति के पास किसी खुली फील्ड में या फिर जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ग्रीन ग्रीन से, वहाँ जाकर आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो वो भी हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, शांत कर देता है। फिर जाता है ध्यान। तो ध्यान एक तकनीक है, ध्यान में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके चुपचाप बैठे रह सकते हैं। ये नहीं होता है कि तो हम घर में एक कैंडल जला लेंगे, ठीक है, खिड़की दरवाजे को बंद कर लेंगे, फैन ऑफ कर लेंगे, ताकि कैंडल की जो लौ होती है, जो उसका लाइट जो निकलता है वो इधर उधर ना हो, लेफ्ट राइट ना हो, वो सीधा स्थिर रहे। और फिर हम थोड़ी सी उस पर डिस्टेंस बना के और उसको ऐसे रखे पोजीशन पे रखेंगे कि वो हमारी आँख के एकदम सामने हो, हमें नीचे ना देखना पड़े या ज़्यादा ऊपर ना देखना पड़े। चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर रख सकते हैं और फिर हम पालथी लगाकर बैठ जाएंगे सेम पोजीशन में, शांत शिव जी के महादेव की पोजीशन में बैठ जाएंगे और फिर उस कैंडल लाइट को देखेंगे। 5-10 मिनट, जितना मिनट हो सके आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में 2 मिनट भी, 5 मिनट भी कर सकते हो, बहुत है। इससे इसको कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, तो कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम हो गया। अच्छा, ओम में हम सिर्फ म भी बोलते हैं ना, तो वाइब्रेशन आती है, ओम, है ना, तो इस तरह से वाइब्रेशन आती है। तो इससे इसको कर सकते हैं। अब योग आ गया, तो योग क्या है। अच्छा, 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, योगा डे। तो हम कुछ एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, प्राणायाम और शीर्षासन, बहुत सारी योगा है छोटे मोटे। ये यहाँ पे दिया हुआ है सिद्धासन। नॉर्मली ये देखिए, महादेव के पोजीशन में, शिव जी के पोजीशन में नॉर्मली सीधा बैठ करके हम लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। ये ब्रजासन, इस तरीके से बैठ सकते हैं, घुटने को मोड़ करके। और बेबी पोजीशन भी होता है एक, इसी तरह से जैसे बैठे हैं ना ब्रजासन, हम बस हाथ को अपने एकदम स्ट्रेच कर लेंगे और पूरा सर को धरती में सटा देंगे, ज़मीन पे। त्रिकोण आसन, ये सब भुजासन, ये सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा है स्ट्रेस वाले व्यक्ति के लिए, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं, ठीक है, मतलब टेंशन ज़्यादा होती है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा अनुलोम विलोम, जुकाम, कोल्ड और कफ वगैरह सब चीज़ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सचेतन, माइंडफुलनेस, व्यक्ति की सोच अनुभव करने का तरीका, जैसे हम क्या सोचते हैं क्या नहीं, इन सब चीज़ों पे। तो शारीरिक संवेदनाएं और वर्तमान क्षण में उसके आसपास की जागरूकता को दर्शाती है। इसमें अपने विचारों व संवेगों के विषय में जागरूक होना, जैसे हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, हम अपने संवेग को, हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं बैठी हूँ पोजीशन में, ठीक है, और मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, तो अब क्या चल रहा है पहले हमको ये समझना है, हमको बंद नहीं करना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार इतना कुछ चल रहा है, इसे मैं बंद कैसे करूँ, मैं रुकूँ कैसे, मैं अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी तो फिर ध्यान कैसे दूँगी। मतलब ये सब चीज़ नहीं सोचना है, जो आपके मन में चल रहा है उस चीज़ को सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि किस सिचुएशन में आपका माइंड भाग रहा है ना, क्या थॉट आपको आ रहे हैं। उसके बाद हम उस पर काम करके उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से उन चीज़ों पर ध्यान देना सम्मिलित है जिन पर आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। हम भविष्य और अतीत में जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब हम पास्ट में या फ्यूचर में ही जीते हैं, हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी रहे होते हैं। तो शायद ही कभी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो भी चल रहा है। तो इसे अक्सर स्वचालित मार्गदर्शन प्रणाली या डिफॉल्ट प्रणाली के विपरीत कहा जाता है, जहाँ हम बहुत अधिक विचार, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या ध्यान के बिना चीज़ें करते हैं। मतलब कभी कभी हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, बस फटाफट लिख देते हैं। आप ऐसा देखे होंगे कि कोई चीज़ आप लिख रहे हो, अब उसमें लिखते लिखते हम कुछ और लिख देते हैं जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। या फिर हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम सपने में भी कभी कभी हम बोल देते हैं कुछ ऐसी वैसी चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है जब हम अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर जब हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं, स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। तो हमको उनके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। इसमें मुख्य रूप से चीज़ों पर ध्यान देना सम्मिलित है, क्योंकि हम, अच्छा ये हो गया ना, जबकि सचेतन में जागरूक बनना और इन गतिविधियों पर हमारा ध्यान केंद्रित करना सम्मिलित है। कावत जीन के अनुसार सचेतन की मुख्य
विशेषताएं गैर आलोचनात्मक होगा। धैर्यवान होना, विचारशील, भरोसा रखना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, जो हम सोच रहे हैं सब जायज़ है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, अचंभित वाला नहीं है कि मतलब हाँ ये चीज़ हमको सोचना ही नहीं चाहिए, ये मतलब मैंने पाप कर दिया। नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो कॉमन चीज़ है, तभी हमारे दिमाग में चल रही है। ठीक है, कुछ ये अविश्वसनीय चीज़ नहीं चलती है, सब चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी विचार चल रहे हैं उसको चलने दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए कि ऐसा विचार हमें आ क्यों रहा है, क्या रीज़न है, क्या हम परेशान हैं या मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में सोचकर उस जो भी आपके विचार चल रहे हैं उस पर काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक जो हम अक्सर बिना ध्यान लगाए करते हैं, यह भोजन करना है। हम खाते टाइम टीवी देख लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, गाना सुनते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम खाना पे ध्यान नहीं दे पाते, हम क्या खा रहे हैं, सब्जी का टेस्ट कैसा था, रोटी का शेप कैसा था, है ना, छोटी छोटी चीज़ें पर हम ध्यान नहीं देते। इसको आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे भी खाना खाते टाइम ना कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, जैसे बात करना, फ़ोन करना, मैसेज करना, है ना। हम लोग कॉमनली यही करते हैं, खाते खाते हर समय तो हमें फ़ोन चाहिए होता है, या कुछ भी खाते टाइम हमको खाना एक काम की तरह लगता है कि मतलब किसी और चीज़ की तरह हम उसको कर लेते हैं, लेकिन उसको एकदम शांति से खाना चाहिए। ठीक है, फिर जय प्रतिपुष्टि, बायोफीडबैक। घोष के अनुसार जैव प्रतिपुष्टि बायोफीडबैक जो है अचेतन या अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि दिल की धड़कन या मस्तिष्क तरंगों को एक लाने की तकनीक है ताकि चेतन मानसिक नियंत्रण से उनमें बदलाव लाया जा सके। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जो प्रकृति में गैर आक्रामक है और व्यक्ति के शरीर पर तनाव के प्रभाव को समझने में सहायता करता है या शारीरिक परिवर्तनों की निगरानी करने में सहायता करता है। जब तनाव का अनुभव होता है और इस तरह की प्रतिक्रिया की सहायता से शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित किया जाता है और तनाव के प्रति प्रतिरोध क्षमता के सुधार किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के विषय में तत्काल प्रतिक्रिया मिलेगी। बायोफीडबैक श्वास, हमारे हम सांस लेने की गति, हमारा हार्ट बीट किस स्पीड में धड़क रहा है दिल, ठीक है, पसीने आ रहे हैं, हमें ठंडा पसीना आ रहा है, गर्म, हमारे इमोशन तो है ना, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम मेंटल हेल्थ में हम अक्सर टीवी में देखते हैं तो वहाँ पे होता है कि चेयर पे बैठा दिया जाता है, ठीक है, और कुछ लोग रहते हैं, कुछ डॉक्टर रहते हैं, कुछ मशीनें के ऊपर हमें बैठा दिया जाता है, कुछ वायर्स होते हैं, कुछ तार हमारे ब्रेन में, हमारे हाथों में, नस्से में, ठीक है, तलवे में, हथेली में लगाया जाता है। तो आप बोलोगे हथेली से क्या समझेंगे, तो वहाँ हमें पसीना आता है, ठीक है। हम अगर कुछ झूठ बोल रहे हैं या कुछ हमें डर लग रहा है तो हमें ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, या हम दुखी है तो मतलब बेढंग तरीके से रहेंगे, एकदम निराश रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को जांच के हमारे जो भी हमारे अंदर चल रहा है उस चीज़ों को देखा जाता है। तो ये था हमारा बायोफीडबैक। यूनिट 7 भी हो गया, यूनिट 8 देख लेते हैं। तनाव प्रबंधन तकनीक 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, अच्छा ये इम्पोर्टेंट होगा। व्यक्ति की रचनात्मक एवं यथार्थवादी विश्वास को बढ़ाता है जो कि संज्ञानात्मक आंकलन की आशंका को कम करता है और नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होने वाले तनाव को बदलने की संज्ञानात्मक पुनर्गठन को नकारात्मक विचारधारा और धारणा को अधिक रचनात्मक और यथार्थवादी धारणा को खतरे से संज्ञानात्मक मूल्यांकन को कमी करती है के साथ बदलने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक पुनर्गठन में मुख्य रूप से विचार प्रतिक्रिया को बदलना और इसे अधिक तर्कसंगत और सकारात्मक बनाना सम्मिलित है। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा में किसी छात्र को बहुत कम अंक आए हैं, ठीक है, तो वह स्वयं को असफल मानेगा। वो सोचेगा कि यार मतलब मैं एकदम से बाकियों का अच्छा या मेरा ही खराब क्यों, मेरी ही ज़िंदगी झंड क्यों है, मैं ही सारी प्रॉब्लम मुझे ही क्यों आती है ना। वो अपने आप को कोसेगा, खुद को ब्लेम करेगा हर चीज़ के लिए और वो परेशान रहेगा। इसमें टेक्निक आती है ABCDE, ये वाली टेक्निक आप याद रखना। इसका जब हमारी इमोशन बहुत ज़्यादा, हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो ये काउंसलिंग का टेक्निक है। इसको हम थेरेपी भी बोल सकते हैं कि एक थेरेपी है। ABCD, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी बिहेवियर हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो एक्टिव इवेंट होता है
उत्प्रेरक घटना, बी फॉर होता है बिलीव, धारणा, तर्क संगत भी हो सकता है, तर्कहीन भी हो सकता है, और फिर होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। परिणाम से हमारा संवेगात्मक व्यवहार और संवेगात्मक व्यवहारात्मक, ठीक है। अब इसमें आता है डी फॉर आता है डिस्प्यूटिंग, मतभेद करना कि क्या सही था क्या गलत था, ये सारी चीज़ें। और ई फॉर इफेक्ट कि हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमारा एक्टिव इवेंट, जैसे अभी कोई सिचुएशन हुई, ठीक है, कल किसी सिचुएशन में आप थे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है, और आपने कुछ तोड़फोड़ मचा दी या अपने बड़ों से बदतमीजी कर दी, ठीक है, और बाद में आपको पछतावा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए फॉर एक्टिव, मतलब कल आपसे कुछ टूट गया था, या फिर आप किसी से बात कर रहे थे, बीच में किसी आपके छोटे भाई बहन ने आपको कुछ बोल दिया, आप चिढ़ गए, ठीक है, आप उस पर बरस गए, बढ़िया से उसको पीट पाट दिया, फिर पेरेंट्स आए, बोले ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया, आपको डांटने लगे पूरी बात जाने बगैर, तो आप उन पर भी गुस्सा कर दिए, तोड़-फोड़ कर दिया, बात विवाद होने लगी, ठीक है, जो भी झगड़ा था बढ़िया से झगड़ा झुगड़ी हो गया। फिर उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो आप पे क्या असर पड़ा और आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ा, तो बाद में आपको अफसोस हुआ, गिल्ट फील कर रहे हो आप कि यार वो तो मेरे पेरेंट्स थे, मुझे ऐसा नहीं चिल्लाना था, और भाई ही तो था यार, छोटा भाई ही तो था, मैंने क्यों बोल दिया, इतना मुझे नहीं बोलना था। और इस चीज़ का आपकी फैमिली पे भी असर होगा कि हमारा बेटा ही हमसे बदतमीजी कर रहा है, या फिर ऐसा भी होगा कि हमने पूरी बात जाने बगैर ही उस पर चिल्ला दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी पेरेंट्स भी अच्छे हो सकते हैं, हमेशा उनको नेगेटिव नहीं बताना चाहिए, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, तो इसमें ABCD ई वाली टेक्निक काम कर सकती है, ठीक है। तनाव से राहत दिलाने के लिए व्यायाम तो हमने देख ही लिया है, कितना सारे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। अच्छा, सारा एक्सरसाइज करने के बाद जब हमें आंखें खोलना होता है तो आंखें को धीरे धीरे करके खोलना होता है। जैसे आप किसी वीडियो शूट में आप देखोगे, ब्राइड जो होती है वो मेकअप के बाद कैसे अपने आँख को धीरे धीरे खोलती है, पलकों को उठाती है, उसी तरह से हमको पहले हाथ को रब करना है अच्छे से, जैसे ताली वाली पोजीशन रख के हाथ को बढ़िया से रगड़ना है, और रगड़ने के बाद मतलब 10-15 सेकंड तक बढ़िया से रगड़ के उसके बाद हल्की सी आँख पर रख लेना है दोनों हाथ को, जैसे हम जैसे बंदर का पोजीशन, गांधी जी की 3 बंदर का पोजीशन है ना, एक ने आँख को बंद कर रहा है, उसी तरीके से हमें आँख पे 5 सेकंड के लिए अपने हाथ को रखना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आँखें खोलना है, क्योंकि अचानक से हम उतनी देर आँख बंद की है, अब अचानक से खोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इससे माइंड शांत होता है। फिर समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, तो समय का प्रभावी और व्यवस्थित प्रबंधन तनाव प्रबंधन की कुंजी हो सकता है। समय एक बहुमूल्य संसाधन है, मतलब समय का, टाइम का तो कोई मोल नहीं है, हम किसी को पैसा दे सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। ठीक उसी तरह हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, उसी तरह हम टाइम को किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ बर्बाद हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना टाइम है भाई, सबका टाइम आता है, तो हम उसको बर्बाद कर सकते इधर उधर की चीज़ें देख करके, कुछ भी अननेसेसरी काम करके। तो इसको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, मतलब टाइम को सबसे पहले रखना चाहिए, टाइम को मैनेज कैसे करना है एक हाउसवाइफ से सीखना चाहिए। मतलब आपकी घर में जो मदर होती हैं, सिस्टर होती हैं, उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वो सुबह उठ भी जाती हैं, रात को लेट से सोती हैं, फिर भी सुबह उठ जाती हैं, घर का सारा काम कर लेती हैं, बच्चों का लंच वगैरह पैक करके उसको स्कूल भी रखाती हैं, ठीक है, फिर अपने हस्बैंड के लिए भी कुक कर लेती हैं, खाना बढ़िया से उनको दे देती हैं, लंच भी उनका टाइम पर प्रिपेयर हो जाता है, उनका डिनर भी बढ़िया से बन जाता है, वो सीरियल भी देख लेती हैं। तो सोचो यार, और जब बाहर जाना होता है वो फ्रेंड लोग के साथ बातचीत, फ़ोन पे भी बात कर लेती है 2-2 घंटा 4-4 घंटा, तो इतने सारे काम, उनके पास टाइम कहाँ से आता है, जबकि दिन का 24 घंटा हमारे पास भी है, आपके पास भी है और उनके पास भी है। तो वो कैसे मैनेज करती हैं सब चीज़, सारा काम अपना टाइम पे करती हैं। अगर उनको बाहर जाना है तो बाहर किसी से मिलना भी है, और मार्केटिंग का काम भी वो साथ में कर लेंगी, सब्जी लेना है या कुछ भी लेना है तो वो साथ में 2-3 काम कर लेती हैं। अगर उनको बैंक जाना है तो बाहर जब निकली तभी बैंक का काम, मार्केटिंग का काम, बिजली बिल जमा करना है, जो भी चीज़ें हैं मैनेज करके एक साथ कर लेती है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक दिन जाएंगे बिजली बिल जमा करने, फिर 2 घंटे बाद जाएंगे बैंक का काम करने, फिर 1 घंटे आराम करके फिर जाएंगे वो बाहर सब्जी वब्जी लाने कि अभी धूप बहुत है, अभी ये है। तो ऐसे करने से हमारा टाइम का बर्बादी होता है, ठीक है।
इसके लिए हम एक चैट भी बना सकते हैं कि जैसे इस टाइम पे हमें ये काम करना है और ये काम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक कैटेगरी में रख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम, जैसे मुझे बैंक जाना है, बैंक में सिग्नेचर तो आप ही का लगेगा, तो किसी और को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी सेकंड थर्ड पार्टी तो जा नहीं सकती है। तो बैंक का काम मुझे इंपॉर्टेंट है करना है। हाँ, कल रात के लिए मुझे सब्जी लाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, ये हम किसी और से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट में हम रख सकते हैं। किसी को विश करना है, बर्थडे विश करना है, तो ये वो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट में हम रख सकते हैं। गैस का नंबर लगाना है, इसे भी इंपॉर्टेंट लिस्ट में रख सकते हैं। फिर सेकंड लिस्ट बनाएंगे बी, तो जैसे मुझे बाहर जाना है, फ्रेंड से मिलना है, या फिर कुछ अदर काम है, तो उस एक्टिविटी को हम सेकंड या थर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वाले को हम सबसे पहले करेंगे, और उसी के साथ साथ रिलेटेड हो, जैसे बाहर जाने के बाद मुझे क्या क्या काम एक साथ कर सकती हूँ, मैं जेरोक्स वाला काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम एक साथ रखेंगे, बाकी को अलग अलग करके। इस तरीके से हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये टेक्निक यहाँ पर दी है, देखिए समय प्रबंधन मैट्रिक्स। तो इसमें महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपका ज़रूरी काम है वो सब बताया गया है। यहाँ भी बांटा गया है। अच्छा, इसमें छोटा सा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखो, जैसे आपको कोई काम करना है, उदाहरण के लिए बैंक के मैनेजर को कॉल करना है, तो ये काम हम सुबह 10:30 बजे कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे बैंक खुलता है, 10 से 4 बजे का टाइम रहता है ना। तो हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में वो थोड़े फ्री भी रहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा टाइम भी देखेंगे कि हाँ, सामने वाला अभी किस टाइम फ्री होगा, ये भी देख करके कर सकते हैं। क्योंकि पता चला कि आप 10 ही बजे फ़ोन कर दोगे, उनका तो बैंक खुला ही है अभी, वो लोग आए भी होंगे सारे स्टाफ या नहीं, कौन जाने। तो टाइम हमारा भी वेस्ट होगा, उनका भी वेस्ट होगा, और बार बार कॉल करने पे वो उठाएंगे भी नहीं, कि पक्का कोई फालतू आदमी होगा, कोई बकवास करेगा, ठीक है। और दूसरा आता है सारा फ़ोन के, मतलब किसी आपके फ्रेंड है उसको विश करना है, तो हम सुबह कर सकते हैं 6, 7, 8, 10, ज़रूरी नहीं है 12 बजे रात को ही विश करना है, ठीक है। सुबह कर सकते हैं। सारा के लिए गिफ्ट लेना है, तो गिफ्ट का काम हम शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी, या फिर जब हम बैंक जाएंगे, मान लो कॉल करने के बाद वो हमें बुलाएं, तो हम उस टाइम भी ले सकते हैं, जब हम बाहर गए ही। तो सौंपा गया कार्य, जैसे आपको कोई काम दिया गया है, तो उस काम को हम कितने बजे कर सकते हैं, बाहर का काम है तो इतने बजे कर सकते हैं, जब गिफ्ट लेने जाएंगे उसी टाइम कर सकते हैं। घर का काम है, अगर काम इम्पॉर्टेंट है तो उस तरीके से हमें काम करना होगा। और बिजली बिल जमा करना है तो वो 10 बजे हम कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, और क ख ग ABC करके उस चीज़ों को बांट सकते हैं। और फिर काम हो जाने के बाद हम उसको टिक भी कर सकते हैं। जैसे बैंक मैनेजर को कॉल करना था, आपने कर लिया, टिक कर लिया, ये इंपॉर्टेंट काम था। सारा को विश करना, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको हमने टिक कर लिया। और सारा के लिए गिफ्ट लेना, ये हम किसी और थर्ड पर्सन को सौंप दिए, वो बाहर था, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो गया है, BPCG 173 का। और प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो मिल जा रहा है तो आप प्लीज़ आगे शेयर करो, क्योंकि कितने लोग हैं, अब मेरा चैनल तो नया है, तो कितने लोग हैं उनको नीड है, ज़रूरत है, पर मिल नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ इतना कर दो आप, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी बताना। थैंक यू।